नमस्कार दोस्तों, अर्यमा हिंदी ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम भारतीय हिंदी युग के कवि और साहित्यकारों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मालूम है आपको कि पहले के लेक्चर्स में हमने जो है भारतीय हिंदी युग की युगीन परिस्थितियों, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की थी, भारतीय हिंदी युग की पृष्ठभूमि पर चर्चा की थी और स्वयं भारतीय हिंदी युग के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं पर चर्चा की थी। आज की इस चर्चा में हम जो है भारतीय हिंदी युग के कवियों को शामिल करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, अक्सर परीक्षाओं में भारतीय हिंदी युग के कवियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में जो भारतीय हिंदी युग के प्रमुख कवि हैं उनका अक्सर उनकी रचनाओं के बारे में और उनसे जुड़ी हुई पत्र पत्रिकाओं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो मैंने आज की इस परिचर्चा में 4 भारतीय हिंदी युग के प्रमुख कवियों को लिया है और 4 भारतीय हिंदी युग के प्रमुख लेखकों को लिया है। इससे हमारा ये प्रश्न जो है 5 से 6 नंबर का प्रश्न जो है कवर हो जाता है। तो आज हम भारतीय हिंदी युग के कवियों में सबसे पहले हम जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी की बात करेंगे। भारतीय हिंदी युग के प्रमुख कवियों में से एक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी। ये कवि, लेखक और पत्रकार, इनमें तीनों ही गुण थे। जैसा कि आपको मालूम है, भारतीय हिंदू जी खुद भी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व थे। तो उस काल के जितने भी साहित्यकार थे वो भी कहीं ना कहीं बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व थे। तो प्रेमधन जी भी जो है कवि, लेखक और पत्रकार थे। इन्होंने 1874 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की थी। यह रसिक समाज जो है साहित्यकारों का एक मंडल था जिसमें अनेक साहित्यिक रचनाओं के बारे में चर्चा होती थी और उसमें जो है बहुत सारे लेख लिखे जाते थे। तो रसिक समाज जो है 1874 में इसकी स्थापना मिर्जापुर में की गई थी, जो उस समय का बड़ा एक साहित्यिक मंडल प्रसिद्ध था। और प्रेमधन जी के लेखों में अक्सर जो है गद्य, जो प्राचीन गद्य लेखन था उस जैसी विशेषताएं देखने को मिलती है। प्राचीन गद्य की जो विशेषताएं होती थी वो भारतीय हिंदू युग के इस लेखक और कवि और साहित्यकार के गद्य में भी अक्सर देखने को मिलती रही हैं। और इन्होंने जो है मिर्जापुर से एक पत्रिका निकाली थी, जिसके पत्रिका नहीं निकाली थी, उस पत्रिका के संपादक थे आनंद कादम्बनी नाम की एक पत्रिका थी जिसके ये संपादक थे। और इनकी कविताओं में समकालीन विषयों का बहुत अच्छे तरीके से उद्घाटन किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारतीय हिंदू युगीन परिस्थितियाँ, रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ समाप्त हुई थी, सामंती युग समाप्त हुआ था और देश में नव जागरण की लहर चली थी। और उस नव जागरण की लहर में जो है अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था। 1857 का विद्रोह हुआ था, 1757 की प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। तो सारी चीज़ें चली आ रही थी। तो इन कवियों ने जो भारतीय हिंदू युग शुरू हुआ, जिसको हम 1850 से मानते हैं भारतीय हिंदू के जन्म से, तो उस काल के जितने भी कवि थे उन्होंने युगीन परिस्थितियों का बड़े अच्छे तरीके से चित्रण किया। यदि हम प्रेमधन जी की बात करें तो उनकी जो रचनाओं का संकलन है वो प्रेमधन सर्वस्व के नाम से जाना जाता है। इसमें बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी की सभी रचनाएं संकलित हैं। और इनकी रचनाएं, जो मुख्यतः इनकी रचनाएं हैं, उनमें जीर्ण जनपद है, आनंद अरुणोदय है, मयंक महिमा है और लालित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो इसमें प्रेमधन सर्वस्व में संकलित हैं। और भी अन्य रचनाएं हैं और ये उर्दू में भी कविताएं लिखते थे, क्योंकि उर्दू में भी कविताएं लिखते थे। और ये अब्र नाम से जो है उर्दू में कविताएं लिखते थे। उस काल के साहित्यकार, क्योंकि मैंने आपको बताया रीतिकालीन साहित्य समाप्ति हुआ था, तो उस समय उर्दू फारसी का भी प्रचलन था। तो भारतीय हिंदू युग के कवि भी उस प्रभाव से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए, तो शुरू में जो है उर्दू के अंदर भी कविताएं लिखते थे, अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। और जितने भी भारतीय हिंदू युग के कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की थी, क्योंकि ब्रज भाषा चली आ रही थी, रीतिकालीन भाषा भी ब्रज भाषा थी। तो अभी ही देश जो है, अभी एक नई काव्य धारा चली थी, तो उसमें भी उसी ब्रज भाषा को स्वीकार किया गया था। तो जो है भारतीय हिंदू युगीन सभी कवियों ने लगभग ब्रज भाषा का ही सुंदर प्रयोग किया है। कुछ कवियों ने और लेखकों ने खड़ी बोली का भी इस्तेमाल किया है। यदि मैं दूसरे कवि की बात करता हूँ तो दूसरे कवि थे प्रताप नारायण मिश्र। ये प्रताप नारायण मिश्र भी भारतीय हिंदू युग के बड़े प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। ये भी जो है कवि, नाटककार और निबंधकार थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, भारतीय हिंदू युग के सभी कवि जो है बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। वो नाटककार भी थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे। तो वही गुण जो है प्रताप नारायण मिश्र में भी था। और इन्होंने जो है कानपुर से एक मासिक पत्र निकलता था ब्राह्मण, उसके ये संपादक रहे हैं। और ये जो है ऐसा माना जाता है कि भारतीय हिंदू युग में एक ऐसे कवि थे जो काफ़ी विनोदी प्रकृति के कवि थे, हंसाने वाले कवि थे, हंसी ठिठोली करने वाले कवि थे, काफ़ी अच्छे स्वभाव के, सुलझे हुए स्वभाव के व्यक्ति थे। और जो है इस तरह से इनका काफ़ी जो है इनका नाम था उस समय में। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बंगला भाषा के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया था।
क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में जितने भी लेखक हुए हैं वो बहुत सारे लेखक जो है कहीं ना कहीं बांग्ला साहित्यकारों से प्रभावित। प्रेमचंद जी ने स्वयं बहुत सारे जो है बांग्ला उपन्यास पढ़े थे, वही प्रभाव उनके शुरू के उपन्यासों में देखने को भी मिलता है। तो इन्होंने बांग्ला उपन्यासों का कहीं ना कहीं हिंदी में अनुवाद भी किया था। और यदि मैं बात करूं तो इनकी बड़ी 2-3 कविताएं बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। एक तो हरदंगा कविता थी और एक हिंदी की हिमायत और बुढ़ापा। ये 3 कविताएं जो है प्रताप नारायण मिश्र जी की काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। और इन्होंने जो है उस समय जो तत्कालीन समस्या थी बाल विधवाओं की दुर्दशा पर इन्होंने अपने साहित्य में, अपनी कविताओं में काफ़ी चर्चा की है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आपका भारतेंदु युग शुरू हुआ था तो तत्कालीन समाज में बहुत सारी समस्याएं थी। सती प्रथा की समस्या थी, पर्दा प्रथा की समस्या थी, बाल विवाह की समस्या थी, बाल जो है नरबलि दी जाती थी, विधवा पुनर्विवाह की समस्या थी। तो इन्होंने जो है उस समय की बाल विधवाओं की दुर्दशा पर अपने काव्य के अंदर काफ़ी कुछ लिखा और गद्य के माध्यम से भी इन्होंने जो है लोगों को जागृत किया। इन्होंने जो है एक इनकी बड़ी खास बात थी प्रताप नारायण मिश्र की कि इन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार विषय पर कभी नहीं लिखा। क्योंकि अक्सर कवियों ने, क्योंकि रीतिकालीन कवि अभी एक तरह से रीतिकाल समाप्ति हुआ था और भारतेंदु युग शुरू हुआ था, तो कुछ कवियों में अभी कहीं ना कहीं जो है सामंती प्रभाव था भारतेंदु युग के कवियों में। लेकिन प्रताप नारायण मिश्र ऐसे थे जिन्होंने जो है अपने काव्य में श्रृंगार को स्थान नहीं दिया। इन्होंने श्रृंगारिक कोई भी कविता नहीं लिखी। यदि मैं अगले विषय की बात करता हूँ तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उनमें प्रेम पुष्पावली, मन की लहर और लोकोक्ति शतक। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर और लोकोक्ति शतक ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारतेंदु के सभी कवि जो है ब्रज भाषा में ही अपनी काव्य रचना करते थे, तो इन्होंने भी ब्रज भाषा में ही अपनी काव्य रचना की थी। यदि मैं तीसरे कवि की बात करता हूँ तो ठाकुर जगमोहन सिंह भी जो है भारतेंदु के बड़े प्रसिद्ध कवि थे। और ये जो है मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत थी, उसके ये राजकुमार भी थे। वहाँ के राजकुमार थे, राजघराना था और इनको हिंदी की कविताएं और लिखने का शौक था। तो ठाकुर जगमोहन सिंह उस समय के भारतेंदु के बड़े सफल उपन्यासकारों में भी माने जाते हैं। और ये जो है प्रकृति चित्रण के, भारतेंदु के जो प्रकृति चित्रण के कवि थे उनमें इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और भारतेंदु में प्रकृति का जो सुंदर चित्रण है वो ठाकुर जगमोहन सिंह ने ही किया था। और इन्होंने भी बांग्ला उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था हिंदी के बहुत सारे साहित्यकार बांग्ला उपन्यासों से प्रभावित थे। तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी, प्रताप नारायण मिश्र ने भी बांग्ला उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया था। यदि मैं बात करूं तो इनकी प्रमुख काव्य कृतियां यामलता, श्यामा सरोजनी और देवयानी। श्यामा सरोजनी और देवयानी इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। और भी काव्य रचनाएं प्रसिद्ध थी लेकिन ये काफ़ी उस समय चर्चा में रही थी। यदि मैं बात करूं तो इन्होंने संस्कृत के जो कालिदास जी थे उनके नाटकों का, उनमें नाटक था एक तो उनका ऋतु संहार कालिदास जी का और ऋतु संहार, और दूसरा था मेघदूत जो संस्कृत के बड़े प्रसिद्ध नाटक रहे हैं, उनका इन्होंने जो है हिंदी के अंदर अनुवाद किया था। और यदि मैं बात करूं तो इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उनमें श्रृंगार वर्णन और प्रकृति प्रेम से संबंधित अधिकतर रचनाएं हैं ठाकुर जगमोहन सिंह जी की। और ये भावुक मनोवृत्ति के कवि थे और इन्होंने जो है ब्रज भाषा में अपनी कविताएं रची जैसा कि बाकी कवियों ने रचा है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह, ये तीनों के तीनों जो है भारतेंदु युग के बड़े प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। और कवि के साथ साथ जो है लेखक भी थे, कहीं ना कहीं पत्रकारिता का भी शौक था और कहीं ना कहीं जो है इनके अंदर जो है गद्य लेखन का भी शौक था। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्रताप नारायण मिश्र ने भी, ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी जो है बहुत सारे कई बांग्ला उपन्यासों को हिंदी में अनुवाद किया था। यदि मैं भारतेंदु के चौथे प्रसिद्ध प्रमुख कवि की बात करता हूँ तो अंबिका दत्त व्यास जी का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ये भी कवि, पत्रकार और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे भारतेंदु। इनके प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं पावस पचासा, सूरवी, सत्सई और हो होरी और बिहारी विहार, हो होरी, सूरवी, सत्सई और पावस पचासा, ये जो है अंबिका दत्त व्यास जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। और इन्होंने जो है पीयूष प्रभा नाम की पत्रिका थी उसका संपादन भी किया था। और एक सबसे बड़ी बात जो है इन्होंने बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में विस्तार किया था। बिहारी के दोहे आपने सुने हैं, 713 दोहे हैं, बिहारी सत्सई में संकलित हैं। तो उन दोहों का जो है अंबिका दत्त व्यास जी ने कुंडलिया छंद में विस्तार किया था। छंदों में आपने पढ़ा होगा, ये विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया छंद,
और इसमें आपको पता है दोहा और रोला होता है। और जो है ये कुंडलिया छंद की खास बात होती है, इसका जो जहाँ से शुरू होता है, जो इसका पहला शब्द होता है वही उसका आखिरी शब्द होता है। यदि कुंडलिया छंद के अंदर कोई रचना है साईं साईं इतना धन दीजिए, तो आखिरी में भी कहीं ना कहीं साईं आएगा। तो इसका पहला जहाँ से शुरू होता है जिस शब्द से, वही शब्द इसके आखिरी में होता है। और विषम जो है संयुक्त छंद है ये, और इसमें दोहा और रोला होता है। छंदों के बारे में आपने पहले पढ़ भी रखा है। यदि मैं अगली इनकी रचना की बात करता हूँ तो इन्होंने कंसवध इनकी एक रचना थी, जो खड़ी बोली में लिखा गया इनका जो है अपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ये ग्रंथ पूर्ण नहीं हो पाया था। कंसवध अंबिका दत्त व्यास जी का, और इन्होंने अपने काव्य में वही सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और इन्होंने फारसी छंद में भी इन्होंने जो है एक खड़ी बोली में कविता की रचना की है, जिसका नाम है दशरथ विलाप। तो अंबिका दत्त व्यास जी ने फारसी छंद का भी इस्तेमाल किया और खड़ी बोली की रचना की दशरथ विलाप। तो उस काल के जो कवि थे वो कहीं ना कहीं ब्रज भाषा से भी और कहीं ना कहीं खड़ी बोली का भी उनमें पाया जाता है। क्योंकि अगला तो द्विवेदी युग था ही, खड़ी बोली का युग। खड़ी बोली जो है उसमें परिनिष्ठित रूप से इस्तेमाल की गई थी, शुद्ध खड़ी बोली रूप देखने को मिलता है द्विवेदी युग में। तो कहीं ना कहीं द्विवेदी युग के नज़दीक लगते लगते इन कवियों में भी कहीं ना कहीं जो है वो माहौल बनना शुरू हो गया था, और ये ब्रज भाषा के साथ साथ अपनी रचनाएं खड़ी बोली में भी रचने लगी थी। तो ये चार बड़े प्रसिद्ध कवि थे, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास। ये भारतेंदु के प्रमुख और प्रसिद्ध कवियों में से एक माने जाते हैं। नाटककार भी कहीं ना कहीं थे, कहीं ना कहीं ये गद्य लेखक भी थे। यदि मैं आगे बात करता हूँ तो ये चार जो है इसमें मैंने लेखक लिए हैं, उनमें सबसे पहले नाम आता है बाल मुकुंद गुप्त का। बाल मुकुंद गुप्त अपने लेखों के लिए जो है बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं भारतेंदु युग के। ये भारतेंदु के बाद ऐसा माना जाता है, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि भारतेंदु के बाद यदि कोई अच्छी हिंदी जानने वाला व्यक्ति था तो वो बाल मुकुंद गुप्त था, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। और ये भारतेंदु युग के श्रेष्ठ निबंधकारों में से एक माने जाते हैं बाल मुकुंद गुप्त। और इनका जो है एक निबंध संकलन है जिसे हम शिव शंभू का चिट्ठा कहते हैं। शिव शंभू का जो इनका चिट्ठा है वो इनका जो है निबंध संकलन है, और उसमें जो है तत्कालीन वायसराय लाड़ कर्जन को संबोधित करके बहुत सारे लेख लिखे गए हैं, जो उस समय भी काफ़ी प्रचलित था। और आज भी जो है BA डिग्री क्लासेज में शायद 6th सेम के अंदर जो है शिव शंभू का चिट्ठे से संबंधित कई उसमें संकलन में से कुछ गद्य के अंदर रचनाएं शामिल भी की गई हैं। और ये हिंदी के प्रसिद्ध भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार, पत्रकार, आलोचक और कवि ये सारे थे। इनमें वही बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व थे। और ऐसा माना जाता है कि बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी थे। इनको भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो अपने लेखों में, इन्होंने जो अपने साहित्य के अंदर जो है भाषा सौष्ठव जो भाषा शैली, जो भाषा के गुण होते हैं, जो भाषा सौष्ठव अपनाया था वो द्विवेदी युगीन भाषा सौष्ठव था। इसलिए इनको भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की जोड़ने वाली कड़ी के रूप में भी जाना जाता है। और ये अपने समय के जो है सबसे अनुभवी संपादक भी माने जाते हैं। बाल मुकुंद गुप्त अपने समय के जो है श्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं, निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंध काफ़ी प्रसिद्ध हैं और काफ़ी प्रौढ़ भाषा में और काफ़ी बंधी हुई शैली में इन्होंने अपने निबंधों की रचना की और तत्कालीन विषयों पर इन्होंने निबंध लिख करके जनता को जागरूक करने का महान कार्य किया है। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने निबंधों में जो है नूतन भाषा की रचना की थी। तत्कालीन उसमें खड़ी बोली के शब्द भी आपको मिलेंगे, उसमें फारसी के शब्द भी मिलेंगे, उसमें आपको उर्दू के शब्द भी मिलेंगे। और उन अपने जो है नूतन भाषा के माध्यम से इन्होंने बड़े प्रभावी निबंध लिखे, जो उस समय भी प्रचलित थे और आज भी हिंदी साहित्य जगत के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यदि मैं अगले लेखक की बात करता हूँ तो बालकृष्ण भट्ट थे। बालकृष्ण भट्ट को जो है हिंदी साहित्य के अंदर स्टील के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने भी जो है इलाहाबाद से एक पत्रिका निकलती थी हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्र था, उसके ये संपादक रहे थे। और मैंने जैसा बताया कि भारतेंदु युग जो है अपने आप में जो है बहुत श्रेष्ठ साहित्यकारों का समय था। उसमें बहुत सारे जो है साहित्यकार किसी न किसी पत्रिका से, किसी न किसी मासिक पत्र से जुड़े हुए थे। सबके कहीं ना कहीं अखबार निकलते थे, कहीं ना कहीं पत्रिकाएं निकलती थी। और इनके संपादक काल में जो है बहुत सारे श्रेष्ठ रचनाएं लिखी गई। और इनका जो है बालकृष्ण भट्ट का एक बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास रहा है नूतन ब्रह्मचारी उस समय का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है भारतेंदु युग का। और ऐसा माना जाता है ये अपने साहित्य में खरी कहने वाले भारतेंदु युगीन प्रमुख साहित्यकार हैं। अपने साहित्य में खरी मतलब साफ कहने वाले साहित्यकार हैं और भारतेंदु के प्रमुख लेखक थे। और इनका ऐसा माना जाता है कि बालकृष्ण भट्ट का जो मूल स्वर है वो सुधारवादी और उपदेश मूलक था।
सुधारवादी, क्योंकि काव्य के माध्यम से भी मैंने बताया ना, कविर मनीषी परिभू स्वयंभू, तो कवि जो है अपने साहित्य के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से जो है बहुत सारा कहने के लिए, कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इनका भी जो मूल स्वर था वो सुधारवादी और उपदेशमूलक था। उस समय सुधारवाद तो चल ही रहा था, नवजागरण चल ही रहा था, तो इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से जो है सुधारवादी विचार प्रस्तुत किए जनता के सामने, और उपदेशमूलक शैली के अंदर जो है, उपदेशात्मक शैली के अंदर लोगों से अपनी बात कही ताकि लोग समझ सकें। और ऐसा माना जाता है कि ये भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककारों में से एक थे। और इनका जो प्रसिद्ध, इनके 2-3 प्रसिद्ध बड़े नाटक हैं। एक तो उसमें दमयंती स्वयंवर, नल दमयंती का नाम आपने सुना होगा, दमयंती स्वयंवर जो इनका एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक रहा है। एक बाल विवाह इनका बड़ा प्रसिद्ध नाटक रहा है। और रेल का विकट खेल और दमयंती स्वयंवर और बाल विवाह, ये इनके 3 बड़े प्रसिद्ध नाटक रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि भारतेंदु युग के वर्णात्मक, भावात्मक और विचारोत्तेजक निबंध लेखक थे। ये भारतेंदु युग के जो है वर्णात्मक, भावात्मक और विचारोत्तेजक लेखक, क्योंकि आपको पता है निबंध के अंदर वर्णात्मक शैली का इस्तेमाल किया जाता है, भावात्मक शैली का थोड़ा इस्तेमाल किया जाता है, और विचार प्रधान, गद्य के अंदर जो है विचारों प्रधान जो शैली अपनाई जाती है उससे ही गद्य प्रभावी होता है। तो ये सारे के सारे गुण जो है इनकी भाषा शैली में, बालकृष्ण भट्ट की भाषा शैली में देखने को मिलते थे। यदि मैं अगले साहित्यकार की बात करता हूँ तो थे किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी आपको पता है भारतेंदु युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। और इनकी जो प्रमुख इनकी जो कृतियां हैं, जो उपन्यास है, उसमें जो है जिंदे की लाश बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, लीलावती काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, मस्तानी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, और कुसुम कुमारी जो है इनका उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। और आपको पता है ये बहुत अच्छे कहानीकार भी थे। इनकी जो इंदुमती कहानी है जो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, वो हिंदी की पहली कहानियों में उसकी गिनती की जाती है। क्योंकि हिंदी की पहली कहानियों को लेकर के कई विवाद है ना, कुछ लोग इंशाअल्लाह खान की रानी केत की कहानी को प्रथम कहानी मानते हैं, कुछ प्रसाद की ग्राम कहानी को प्रथम कहानी मानते हैं, कुछ इंदुमती कहानी को प्रथम कहानी मानते हैं। तो ये हिंदी की प्रथम कहानियों में गिनी जाती है। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। और ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार भी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि किशोरीलाल गोस्वामी ने लगभग 60 के आसपास उपन्यासों की रचना की थी। और इन्होंने जो है एक उपन्यास मासिक पत्र का भी प्रकाशन 1898 में किया था। उपन्यास मासिक पत्र में भी जो है उस मासिक पत्र के अंदर जो है उपन्यास कड़ियों के रूप में छपता था। उस समय जो है हमारे पास इस तरह का माहौल नहीं था। जैसे आजकल प्रकाशन का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया है, बहुत सारी चीज़ें प्रकाशित होती हैं। उस समय जो है हमारा देश गुलाम था, तो कागज़ की सप्लाई कम होती थी, तो लिमिटेड अखबार आने की वजह से, लिमिटेड पत्र पत्रिकाओं के लिए जो कागज़ का सर्कुलेशन दिया जाता था, तो इसलिए जो है अखबारों के अंदर ही उपन्यास और कहानियाँ कड़ियों के रूप में छपते थे। तो उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र का प्रकाशन किया था 1898 में। यदि मैं भारतेंदु युग के अगले प्रसिद्ध साहित्यकार लेखक की बात करता हूं तो उसमें लाला श्रीनिवास दास जी का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनका परीक्षा गुरु उपन्यास हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। यह उपन्यास 1882 में 1882 में प्रकाशित हुआ था। और ये जो है लाला श्रीनिवास दास भी भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार और उपन्यासकारों में इनकी गिनती की जाती है। और ऐसा माना जाता है दिल्ली से पत्र निकलता था, सदादर्श पत्रिका निकलती थी, उसके ये संपादक भी थे। और इनके 2 बड़े प्रसिद्ध नाटक हुए जिनकी भारतेंदु युग के नाटकों में काफ़ी चर्चा की जाती है। उसमें एक तो रणधीर प्रेम मोहिनी करके नाटक है, और एक इनका संयोगता स्वयंवर। रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगता स्वयंवर जो है लाला श्रीनिवास दास जी के 2 बड़े प्रसिद्ध नाटक हैं जो भारतेंदु युग में काफ़ी प्रचलित हुए थे। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आज मैंने आपको भारतेंदु युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको जानकारी दी, और मुझे लगता है कि ये बिंदु आपके परीक्षा में काम आएंगे। इसमें 4 भारतेंदु युग के कवि शामिल थे और 4 इसमें भारतेंदु युग के लेखक शामिल थे। इन 8 कवियों और लेखकों से आपको जो है काफ़ी सहायता मिलेगी भारतेंदु युगीन साहित्यकारों और कवियों को जानने के लिए। मैं समझता हूँ आपको आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है ये पॉइंट्स आपको सही तरीके से मैंने बताए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले किसी लेक्चर में मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।